नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करे होंगे। जी हां दोस्तों, चूंकि अब समय आपके पास बिल्कुल कम है दोस्तों और पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी हर एक सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से वही प्रश्न पत्र करा रहे हैं जो 2026 में पूछेंगे। वही मैं कराता हूं जो सीधे जिसका कनेक्शन 2026 के बिहार बोर्ड से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चैप्टर 2 इतिहास, समाजवाद एवं साम्यवाद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूं और मैं देर ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी लाइन लिखी गई है दोस्तों, समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। बात बिल्कुल सही है। यदि आपके पास अभी समय है दोस्तों, आप मन लगा करके बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो यह समय यदि हाथ से निकल जाएगी तो बाद में दोबारा लौट कर कभी भी नहीं आएगी और आपको सिर्फ पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं बच जाएगा। जी दोस्तों, चलिए हम लोग आगे सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारी पहली क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखे। कहने का मतलब कार्ल मार्क्स जब से जन्म लिए और मृत्यु तक के इनके विषय में हमें लिखनी होगी और यह 5 नंबर के हैं। थोड़ी सी लॉन्ग होगी चूंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको मैं वही प्रश्न कराता हूं जो सरल भाषा में हो, जो अपनी भाषा में हो। यदि आप इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे तो आपको 5 में 5 मार्क मिलेंगे। मैं आपको लिखने का टिप्स भी बताऊंगा दोस्तों, आपको थोड़ी सी धैर्य रखनी होगी। आप यदि पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेंगे और यदि आप पैराग्राफ की तरह लिखिएगा तो आपको शायद 3 या 4 नंबर मिल सके। लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, जिस तरह से आपको बताता हूँ, बस आप उतना को फॉलो करते जाइए, आपका काम बन जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जन्म के विषय में जानता हूं। इनकी जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम, तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या था? हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? पेशे से यह एक प्रसिद्ध वकील थे दोस्तों। आगे पॉइंट को देखता हूं तो धर्म के बारे में बताया गया। कार्ल मार्क्स जो थे वे किस धर्म से संबंध रखते थे? तो वे यहूदी धर्म से बिलोंग रखते थे। और बाद में लेकिन कार्ल मार्क्स बाद में आगे चलकर 1824 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपना लिया। कार्ल मार्क्स 1824 ईस्वी में आगे चलकर ईसाई धर्म को अपना लिया। और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? तो बोन एवं बार्लिन विश्वविद्यालय में हुई। कार्ल मार्क्स की शिक्षा बोन एवं बार्लिन विश्वविद्यालय में हुई। 1836 ईस्वी में हुई थी। कब? 1836 ईस्वी में। मैं ऐसा इसलिए पॉइंट वाइज पॉइंट कराता हूं ताकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अब हमें पॉइंट में आपको लिखना होगा, तो पॉइंट में पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त जेनी से विवाह कर लिया। जो कार्ल मार्क्स थे, इनकी एक बचपन की दोस्त थी, नाम था जेनी। इन्हीं से इन्होंने 1843 ईस्वी में विवाह कर लिया और 1844 ईस्वी में इन्होंने अपना घर तथा परिवार छोड़ दिया और पेरिस चले गए। यह 1800, चूँकि इनका विचारधारा कुछ बचपन से ही अलग था, लेकिन इन्होंने फिर भी विवाह किया और अपना परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया और ये पेरिस चले गए। सीधे रात हुई थी और इनकी मन में कुछ परिवर्तन आई और ये सीधे ये पेरिस चले गए। और जब ये पेरिस चले गए तो इन्हीं के विचारधारा के जैसा मिलता जुलता एक व्यक्ति मिला, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स। और उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है, पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। अब 1848 ईस्वी में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला। क्या निकाला? कब निकाला? तो 1848 ईस्वी में, और साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट आगे पॉइंट दिया गया है, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है।
लेकिन यहाँ पे हमारा अगली जो पॉइंट दी गई है ना, 1867 ईस्वी में, कब 1867 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल। तो पूछा जाता है दास कैपिटल के प्रकाशन कौन थे? तो कार्ल मार्क्स आपको बतानी होगी, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यह सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। मैं वही शब्द को प्रयोग किया जो आपको पहले से याद हो, जो यदि याद नहीं हो तो आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। और सरल भाषा है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी भाषा से लिखा हूँ, अपनी विचार से लिखा हूँ इन सभी प्रश्न को और आंसर को। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न तो खैर मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कम से कम 5 बार, और 2026 में पूछ देगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे जी पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, 14 मार्च 1883 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स का निधन हो गया। यानी 14 मार्च 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था इनकी मृत्यु? लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में हुआ था। इनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न को करा रहा हूँ दोस्तों, सरल भाषा में, सरल शब्द में करा रहा हूँ। हमारे जैसा पूरे बिहार में ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप एक बात विश्वास करके आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रश्न हमारी है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। यानी रूसी क्रांति के प्रभाव, यह भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। हम लोगों का आंसर होगा, रूसी क्रांति के प्रभाव प्रमुख हैं। सबसे पहला प्रभाव देखा गया रूस में जार का निरंकुश शासन। जार कहने का मतलब प्यारे साथी राजा है ना, रूस की राजा, यानी जार का निरंकुश शासन। उस समय जो शासन कर रहा था, मतलब जार जो राजा था वह बहुत ही खराब राजा था, रूढ़िवादी राजा था, घोर प्रतिक्रियावादी राजा आप कह सकते हैं। रूस की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है ना। रूस का निरंकुश शासन जो है रूस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें रोमनोव राजवंश का शासक था, जिसमें रोमनोव राजवंश का जार था, यानी कि शासक था। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था, यानी कि जो राजा था वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। कोई भी कार्य हो वह कर देता था, सही है या फिर गलत वो देखता भी नहीं था, सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करते रहता था। और यह एक अयोग्य शासक था, यानी कि अच्छा राजा नहीं था, जिसे जनता की सुख दुख का कोई चिंता ना थी। यानी जनता को सुख दुख की कोई चिंता, इसको कोई चिंता फिक्र नहीं थी। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। जो जार था, जो राजा था, वह कहता था जनता से कि हमें ईश्वर ने भेजा है आप सभी को मदद करने के लिए, लेकिन ये मदद नहीं करता था और भगवान के प्रतिनिधि मानता था कि हम भगवान हैं। बताइए, यह जो जार था वह एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और ये कहता था हमें भगवान ने भेजा है, मैं भगवान हूँ, जनता को बताता था। जी हाँ दोस्तों, अगले हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो दूसरी जो पॉइंट है, रूसीकरण की नीति। क्या है रूसीकरण की नीति? रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, अस्लाव इत्यादि जातियां पाई जाती थी। यह लोग अपने अपने, यानी कि जो ये सब लोग जो थे है ना, यह लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अपने अपने भाषा बोलते थे, एवं इनका रहन सहन भी अलग अलग था। इनका रहन सहन भी अलग अलग था, चूँकि अलग अलग जाति के थे। इन सभी जातियों पर शासक ने क्या किया मैं बता दूं, इन सभी जातियों पर अपना अधिकार जमाना सोचा कि मैं जिस तरह से कहूँगा वे इस तरह से कार्य करेंगे, है ना। अपना भाषा लादने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते समझते हैं, है ना। अत्याचार किया और जार निकोलस द्वितीय
द्वारा जारी रूसीकरण की नीति से काफ़ी परेशान था। यानी कि उस समय जो जार था वह जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय ने ही एक अच्छा शासक नहीं था और इन्होंने ही जनता को बहुत परेशान किया, है ना, बहुत ही परेशान किया, है ना। कहाँ कि एक उन्होंने कहा कि एक जार एक भाषा, है ना, एक भाषा एक रूस तथा एक धार्मिक नीति को अपनाओ, जिसका विरोध जनता ने जमकर किया था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो विरोध है जनता ने खूब जमकर किया। इस प्रश्न को समझिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। यह प्रश्न में क्या पूछा गया था आप यहाँ पे जानते ही होंगे कि क्या पूछा गया था। मैं एक बार चलिए देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पूछा गया रूसी क्रांति के प्रभाव को लिखो। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया मैं वो बता देता हूँ। रूसी क्रांति के सबसे पहले जो प्रभाव थे वह जार का निरंकुश शासन था। और इसमें बताया गया है कि जो जार था, जार कौन था? तो द्वितीय था, है ना। और इन्होंने यह एक रूढ़िवादी शासक था, अच्छा शासक नहीं था, जनता को सुख दुख नहीं देखता था, यह अपने मन मर्जी के खिलाफ काम किया करता था। हमने अभी यहाँ तक यही पढ़ा। और इन्होंने क्या किया कि जो रूस में बहुत प्रकार की जातियां पाई जाती थी उन सभी पर अपनी भाषा लादने का प्रयास किया कि यदि आप रूस में रहते हैं तो आप रूसी भाषा बोलिएगा, आप रूसी संस्कृति को अपनाइएगा, इस प्रकार से लादने का कार्य किया। जी दोस्तों, इसीलिए जनता ने उसका विरोध किया, जमकर विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों का उदय। राजनीतिक दलों का उदय था। जी दोस्तों, यहाँ पे बताया गया 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन बाद में 1903 ईस्वी में, है ना, इसमें कुछ वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ नहीं थे। समझिए दोस्तों, रूस राजनीतिक दलों का उदय, यानी कि 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जार के लिए, है ना, जार निकोलस द्वितीय के लिए, उनका विरोध करने के लिए और उसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़े थे जो राजा के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, राजा को हटाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़कर 1900 जब 3 आई तो उसमें कुछ वैसे लोग जुड़ गए जो राजा का विरोध नहीं करते बल्कि राजा का साथ देते। लेकिन सभी जनता यह बात समझ गई थी कि यह सब जो जुड़ गए हैं 1903 ईस्वी में, ये सब हमारा मदद करने वाला नहीं है बल्कि यह जार का मदद करेगा। इसीलिए यह पार्टी जो थी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। इन्होंने मतलब आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो गई, टूट गई यह पार्टी और 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें पहला हिस्सा था मेनसेविकों की पार्टी, कहने का मतलब अमीरों की पार्टी। और यह सभी अमीर जार का मदद करते, ना कि गरीबों की मदद करते, जनता की मदद करते। यह सब उसमें जुड़ गए थे और राजा का मदद करता। और दूसरा पार्टी जो था बोल्शेविकों की पार्टी, अर्थात गरीबों की पार्टी। बोल्शेविकों की पार्टी मतलब गरीबों की पार्टी, है ना। यह जो था 2 भागों में बट गया था इस प्रकार से। अब हमारी चौथी जो पॉइंट स्टार्ट होती है औद्योगिकीकरण की समस्या। औद्योगिकीकरण की भी समस्या थी दोस्तों। रूस में कुछ ही क्षेत्र में उद्योग का केंद्र था, यहाँ पूंजी का अभाव था, अतः उद्योग के विकास के लिए, है ना, विदेशी पूंजी पर निर्भरता थी और विदेशी पूंजीपति आर्थिक रूप से शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। यानी उद्योगीकरण की भी समस्या थी रूस में, है ना। और रूस वाले जो लोग थे, जनता थे, यह सब जो थे, इन सभी के पास पूंजी की कमी थी, लेकिन इन्होंने विदेशी उद्योग पर निर्भर किया। इन्होंने विदेशी उद्योग पर निर्भर करते थे कि हमें वो देंगे, है ना। और वो देंगे क्या? वो तो शोषण करने का बढ़ावा दे रहे थे, वो तो शोषण उन सभी को कर रहे थे। तो इस प्रकार की कुछ समस्या उत्पन्न हुई। हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट है और 5वीं पॉइंट है यानी कि सारपुटिन का प्रभाव, है ना। क्या चीज़ का? सारपुटिन का प्रभाव। यहाँ पे र लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे छूट गया है ना। सारपुटिन का प्रभाव होगा किस चीज़ का? तो सारपुटिन का प्रभाव।
और कहता क्या चीज़ है, सारपुटीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी यानी कि वो ईसाई धर्म में एक गुरु माने जाते हैं, पादरी वर्ग यानी कि फादर होते हैं जी दोस्तों, जो जार के यहाँ रहता था, जो जार के ही यहाँ रहता था एवं जार का ही धर्म गुरु था, यह जार का ही धर्म गुरु था, लेकिन उसका संबंध रूस के जार की पत्नी जरीना से था। यानी कि जो पादरी थे उनका संबंध राजा से नहीं था बल्कि उनकी पत्नी जरीना से था। जरीना मतलब महारानी कहा जाता है, उस महल की रानी है ना, जरीना से था। सारपुटीन ने जरीना को यानी कि जरीना को अपना बस में कर रखा था। सारपुटीन जो था, जो पादरी था, वह जार की पत्नी जरीना को अपने बस में किए हुए था। वह ऐसा व्यक्ति था, है ना। और जार के अनुपस्थिति में, जब जार नहीं था, वह कहीं बाहर चला गया था, तो जार की अनुपस्थिति में जार के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने का उसे मौका मिल गया। और जरीना के सहारे वह रूस में, है ना, रूस के बागडोर को भी संभाल रखा था। यानी कि जार को तो मरवा दिया था, जो राजा था उनकी मृत्यु करवा दी गई जरीना के सहारे, और वह स्वयं जार का शासक बनने का प्रयास कर रहा था और रूस की बागडोर को स्वयं संभाल रखा था। जी हाँ दोस्तों, हमारी कुल पॉइंट यहीं तक थी और आगे भी है। इसके बाद यह पार्टी, अच्छा ये तो मैं पीछे बढ़ गया, हाँ तीसरी पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, रूस की क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। हमारी तीसरी क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, रूस की क्रांति आप शायद जानते होंगे कि क्या घटी थी। तो रूस की क्रांति के किन्हीं दो कारण पूछ रहे हैं और हमें दो कारण का वर्णन करना है। रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले रूसीकरण की नीति। इसमें क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। रूस में अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, जैसे यहूदी, ईसाई, जर्मनी, फिन, पोल, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इत्यादि, है ना, इत्यादि जातियाँ पाई जाती है। सबसे अधिक स्लाव जाति की बहुलता थी। यह लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, इनका रहन सहन भी अलग था, है ना। इन सभी जातियों पर शासन ने अत्याचार किया, यानी जो शासन कर रहे थे उन्होंने अत्याचार किया, और भी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया। यानी कि वहाँ का जो शासक था, कहा था कि मैं यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है आप वही शिक्षा को लीजिए, जो भाषा बोली जाती है रूसी भाषा, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, वो सब यहाँ नहीं चलने वाला है। सब अपनी संस्कृति लादने का यह प्रयास किया था। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट में हमने लिखा कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी बहुत ही खराब थी। रूस में मजदूरों की दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम लिया जाता था तथा उसके बदले में बहुत कम मजदूरी दिया जाता था। उत्तम आवास और स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि उनसे काम भी बहुत समय तक, देर रात तक लिया जाता था, लेकिन उत्तम आवास, खाने पीने, रहने के लिए, है ना, स्वास्थ्य के लिए, इन सभी का कोई व्यवस्था नहीं था। इसीलिए उनकी मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी बहुत खराब थी। हमारी 2 पॉइंट था और 2 पॉइंट मैंने लिख लिया, और यह प्रश्न 2026 में पूछ देंगे। हाँ दोस्तों, चूंकि यह प्रश्न मैंने देख लिया है, 5 बार पूछे जा चुके हैं, है ना। हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। हमारी प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाया गया था जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इसे नीप भी कहते हैं, यानी कि, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे NEP भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से यह जाना जाता है। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में यह नीति को अपनाया गया था, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे भी, है ना, जाना जाता है। लेनिन साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करके किसानों तथा जनता के हितों में सकारात्मक कार्य किया
और जो कि निम्नलिखित है ना। पहला क्या कार्य किया, किसानों से अनाज लेने के बदले निश्चित कर लगा दिया, है ना, एक निश्चित कर लगा दिया कि आप अनाज अब नहीं दीजिएगा, आप कर दीजिएगा, चूँकि लेनिन एक अच्छे आदमी थे, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने दूसरा पॉइंट में लिखा था हर जगह जगह पर बैंक खोल दिए जाए, है ना। तीसरा लिखा था जमीन सरकार का होगा लेकिन उसका जो उपयोग है किसान करेंगे, है ना। उसके बाद चौथा में उन्होंने लिखा 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। जी दोस्तों, आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो आप 4 पॉइंट को लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे 5वां पॉइंट में चलते हैं, और यह 5वां क्वेश्चन नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर है, और यहीं तक हमारी क्वेश्चन की समाप्ति होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इतना से ज़्यादा प्रश्न कभी भी आज तक बिहार बोर्ड पूछा ही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्रांति से पहले रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी, समझते हैं। क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से ही खेती किया करते थे, जिससे फसल का पैदावार बहुत कम होता था। जी हाँ दोस्तों, यदि पुराने तरीके से फसल की खेती करेंगे तो शायद बहुत ही फसल की जो फसल होगी, पैदावार होगी, वह बहुत ही कम होगी, जिनसे किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया जाता था, फसल भी कम होती थी, पैदावार भी कम होता था, और उन्हें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना होता था, और फसल भी बहुत कम होता था, है ना, और टैक्स भी लगा दिया जाता था। इन सभी के वजह से किसान बहुत परेशान रहते थे, यही कारण था। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी बेहद पसंद आई, और यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।